गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम इस चैप्टर का पार्ट 2 कर रहे हैं। लास्ट वाले पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, और जैसा कि आपको पता है कि हम पढ़ रहे थे अभी कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों होती है। कोई भी देश है अगर उसके पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन है तो वो क्यों है, उसके पीछे क्या रीज़न है। तो हमने 2-3 पॉइंट्स को लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। मैं एक बार आपको ओवरव्यू बता देती हूँ इसका कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। कि हम एक समाज में रहते हैं, हम एक सोसाइटी के अंदर रहते हैं, और उस सोसाइटी को अच्छे से चलाने के लिए हमें कुछ रूल्स की ज़रूरत होती है। और वो जो रूल्स हैं उन्हें रिटन फॉर्म में लिखा गया। पहले के ज़माने में क्या होती थी, जो भी चीज़ें होती थी वो ओरल होती थी, उन्हें रिटन नहीं करा जाता था। लेकिन आजकल का टाइम ऐसा है कि हर चीज़ जो है वो रिटन है। ठीक है, आप इस बुक में पढ़ोगे, अपनी हिस्ट्री में चैप्टर 1 में पढ़ा था कि जो ब्रिटिशर्स जब इंडिया में आए थे यहाँ पर, तो उसमें भी आपने देखा कि वो सभी चीज़ों को क्या करते थे, रिटर्न करते थे। कोई भी रूल्स है, कुछ भी है, उसको लिखते थे। तो वही सब चीज़ें जो है हमारे इंडिया में वही लेकर आए थे। तब से ये चीज़ें चलने लग गई थी कि हर चीज़ को क्या करा जाएगा, लिखा जाएगा। तो जब हम इन रूल्स को एक रिटन डॉक्यूमेंट में लिखते हैं तो उसे हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। फिर हमने देखा कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों होती है। तो हमने 2 स्टोरीज़ पढ़ी थी। एक सबसे पहले स्टोरी जो हमने पढ़ी थी वो थी एक बॉय की, जो कि इसके बारे में उसकी मॉनिटर होता है, उसकी टीचर उसको माइंड करवाने के लिए जाती है, और कैसे वो अपना रौब दिखाता है, कैसे वो एक बच्चे के पीछे पड़ जाता है, उसका झूठा नाम लगा देता है कि वो बातें कर रहा था। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि हमने देखा था कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वो ये चीज़ इंश्योर करता है कि अगर हमने किसी को पावर दी है तो वो अपनी पावर का मिसयूज़ ना करे। ठीक है, अगर हमने किसी को अपना लीडर बनाया है तो उसके भी कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। उसके बाद हमने देखी थी स्टोरी जो है माइनॉरिटी और मेजॉरिटी वाली, जिसमें एक स्कूल के बारे में, एक क्लास के बारे में दिखाया हुआ है कि एक पीरियड होता है गेम का जिसमें गर्ल्स वर्सेस बॉयज़ होते हैं। बॉयज़ कहते हैं हमें फुटबॉल खेलना है, गर्ल्स बोलती है हमें बास्केटबॉल खेलना है। लेकिन जो टीचर है वो बच्चों से कहती है कि भाई सभी बच्चे रेस करो, एंड जो जिस गेम के लिए ज़्यादा होगा वोटिंग होगी वही गेम खेला जाएगा। तो ऑब्वियसली बात थी कि भाई बॉयज़ ज़्यादा थे और गर्ल्स थी कम नंबर्स में, तो इसलिए बॉयज़ जीत जाते हैं। और टीचर कहती है कि बॉयज़ फुटबॉल ही खेला जाएगा। तो जो उस टाइम पे लड़कियां थी वो ये चीज़ कह रही थी कि ऐसे तो हमेशा ही होता रहेगा, हमेशा आज तक ऐसा ही होता आया है, क्योंकि बॉयज़ हमेशा ज़्यादा है तो हमेशा उन्हीं की बात मानी जाती है और हमें हमेशा उनकी बात माननी पड़ती है। तो आपको एक स्टोरी से एक चीज़ समझाए थे कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये चीज़ इंश्योर करता है कि माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी कौन होते हैं, जो संख्या में लोग कम होते हैं बाकी लोगों के कंपैरिजन में। ठीक है, तो उन लोगों को कभी ऐसा ना लगे कि उन पर चीज़ें थोपी जा रही है, उनके इंटरेस्ट को बचाया जाए। तो ये इस चीज़ की इंश्योर, ये चीज़ कौन इंश्योर करता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। जब हमारा संविधान लिखा गया था, जो लोग बैठ के इसको लिख रहे थे तो उन्होंने बहुत सोच समझ कर इसको बनाया है, हर चीज़ को उन्होंने ध्यान में रख के। फिर हमने डिस्कस किया था डोमिनेशन। डोमिनेशन का क्या मतलब होता है, जब एक कम्युनिटी ग्रुप दूसरे कम्युनिटी ग्रुप को दबाता है तो वो क्या कर रहा होता है, डोमिनेट कर रहा होता है। तो जैसे इसमें बॉयज़ जो है वो क्या कर रहे थे, गर्ल्स को डोमिनेट कर रहे थे। तो ऐसा ही कुछ हमारे समाज में भी होता है, क्योंकि हमारे समाज में अपर क्लास और लोअर क्लास के लोग भी हैं। ठीक है, तो हमने कुछ 2 पॉइंट के बारे में डिस्कस किया था। एक होता है इंटर कम्युनिटी डोमिनेशन, एक होता है इंट्रा कम्युनिटी। तो इंटर कम्युनिटी को जो होते हैं कैसे होता है, जैसे कि हिंदू है और मुस्लिम है। अब हमारी इंडिया में मेजॉरिटी देखी जाए तो हिंदू की ज़्यादा है, मुस्लिम की कम है, तो मुस्लिम जो है हमारे माइनॉरिटी में आते हैं। तो कुछ ऐसा हमारे कानून में उनके लिए भी कुछ ऐसा बनाया गया कि उनको कभी ऐसा ना लगे कि उनको हमेशा मेजॉरिटी की बात माननी पड़े। ठीक है, उनकी बातों को भी ध्यान में रखा जाता है, वो क्या चाहते हैं उन चीज़ों को भी सुना जाता है। और एक होता है इंट्रा कम्युनिटी। इंट्रा कम्युनिटी क्या होता है कि अब सपोज़ जैसे आप बात करो, हिंदू है, पहले हमने करा हिंदू और मुस्लिम, हिंदू और मुस्लिम तो हो गए इंटर कम्युनिटी। लेकिन हिंदू के भी अंदर कास्ट सिस्टम होता है, अपर कास्ट के लोग, लोअर कास्ट के लोग। अब बेचारे अपर कास्ट के लोग जो है वो ज़्यादा होते हैं, लोअर कास्ट को हमेशा क्या करते हैं, दबाते हैं, सप्रेस करते हैं। तो ऐसा ना हो कि हमेशा लोअर कास्ट के लोगों को दबना पड़े। तो ये चीज़ जो है इंश्योर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन करता है, इसलिए भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत पड़ती है। तो आज जो हम कर रहे हैं स्टार्ट थर्ड पॉइंट कि और हमें और क्या रीज़न है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत पड़ती है। तो
थर्ड पॉइंट है, द थर्ड सिग्निफिकेंट रीज़न वाई वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ टू सेव अस फ्रॉम आवर सेल्फ। देखो, सुनने में थोड़ा आपको अजीब लग रहा है, दिस मे साउंड स्ट्रेंज बट व्हाट इज़ मीन बाय दिस, व्हाट वी माइट एट टाइम्स feel strongly about an issue that might go against our larger interest and the constitution help us to guard against। देखो इसमें क्या लिखा है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत इसलिए भी होती है कि वो हमें हमें खुद से भी बचाता है। सुनने में अजीब लग रहा है कि भाई हम अपने आप को कैसे नुकसान पहुंचा सकते हैं, पर ऐसा होता है। इस चीज़ को समझने के लिए आपको एक स्टोरी दी है, आपको एक पहले स्टोरी पढ़कर सुनाती हूँ मैं क्या है। शबनम इज़ इन अ फिक्स, शी हैज़ अ डिसीजन टू मेक। शबनम जो है किसी दुविधा में है और उसे कोई ना कोई फ़ैसला लेना है। आई हैव 2 चैप्टर्स लेफ्ट टू रिवाइज फॉर माई टमोरोज टेस्ट। अब शबनम अपने मन में सोच रही थी कि मेरे 2 चैप्टर रह रहे हैं, कल मेरा जो टेस्ट है उसके 2 चैप्टर मेरा भी रिवाइज करने रह रहे हैं। बट इट्स टाइम टू फॉर माई फेवरेट टीवी प्रोग्राम, पर अब मेरा टीवी प्रोग्राम देखने का टाइम हो चुका है, जो प्रोग्राम मुझे बहुत पसंद है। आई एम डाइंग टू वॉच इट। और वो मरे जा रही होती है कि मुझे को तो नाटक सीरियल जो भी है उसका प्रोग्राम वो देखना है मुझको। बट इफ़ आई डू दैट आई वोंट हैव टाइम टू फिनिश माई। लेकिन उसे ये भी पता है कि वो ये भी सोचती है कि अगर मैंने वो प्रोग्राम देखा तो मेरे 2 चैप्टर की रिवीजन रह रही वो रह ही जाएगी। तो मतलब उसको ये चीज़ें पता भी है। शबनम वाई आर यू लुकिंग सो वरिड। अब उसके पेरेंट्स देखो यहाँ पे बैठे हुए हैं, उसे उसकी मम्मी से पूछती है कि क्या बात है शबनम, इतनी परेशान क्यों हो। आई वॉन्ट टू वॉच दिस टीवी प्रोग्राम बट आई हैव टू टेस्ट टमोरो। अपनी मम्मी से कहती है कि मुझे टीवी प्रोग्राम देखना है पर मेरा कल टेस्ट भी है। इफ़ यू ऑल वॉच टीवी आई विल ऑल्सो वांट टू वॉच। भले अगर आप सभी लोग जो है टीवी देखेंगे तो मेरा भी मन टीवी देखने का करेगा। आई हैव एन आइडिया, तो मेरे पास एक आइडिया है। वॉट इफ़ नो वॉचेस टीवी टुनाइट। वो कहती है कि अगर आज कोई भी टीवी नहीं देखेगा देन आई मे नॉट बी टेम्पटेड, तो शायद मैं भी ना देखूं। ठीक है, तो ये कुछ स्टोरी दी है। It's a good thing I did not watch TV. There are so many questions from the last 2 chapters। अब देखो अगले दिन की बात बता रही है। देखो शबनम बैठी हुई है, शबनम अपना एग्ज़ाम दे रही है, टेस्ट दे रही है। फिर वो उसको दिमाग में आता है अपने कि अच्छा वहाँ मैंने वो टीवी प्रोग्राम नहीं देखा, मेरे कितने सारे जो है क्वेश्चंस जो है उसी चैप्टर में से आए हैं। तो मतलब क्या होता है कि कभी कम या हम अपने इमोशंस में बह जाते हैं और हम ये चीज़ नहीं सोच पाते कि हम जो कर रहे हैं वो सही है या गलत। को ज़रूरी तो नहीं है, हम इंसान हैं, इंसान भी गलतियां करता है। ठीक है, तो कभी कभी हम अपने भावनाओं में बह जाते हैं कि हमें नहीं पता होता कि जो हम कर रहे होते हैं वो गलत कर रहे होते हैं। तो कैसे, जैसे इसमें बोला है कि कभी कभी क्या होता है कि सपोज़ हमने अपनी पार्टी को चुन लिया, जितनी भी हमारी पार्टी से हमें, और वो हमारी पार्टी काम भी कर रही है, लेकिन हमने उस पार्टी को चूज़ तो करा लेकिन हम उस पार्टी से सेटिस्फाई नहीं है। जिससे पहले पार्टी थी हम उससे भी सेटिस्फाई नहीं थे, ये वाली पार्टी है इससे भी हम सेटिस्फाई नहीं हो रहे। फिर हमारे मन में आता है कि हाँ इससे अच्छा तो वो जो किंग वाला सिस्टम था वही अच्छा था, ये पार्टी वाला सिस्टम बेकार है, इसको हटा देना चाहिए। फिर आप ये सोचते हो कि इसको हटाकर फिर से वो किंग वाला सिस्टम ले आते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। जब एक बार कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है, तो जैसे कि हमने देखा था कि हमारा इंडिया जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो जहाँ पे डेमोक्रेटिक मतलब जहाँ पे लोगों का राज होता है। ठीक है ना, आप बताया था मैंने आपको डेमोक्रेसी का मतलब, डेमोक्रेटिक कंट्री वो होती है जहाँ पे लोगों का राज होता है। मतलब ये नहीं कि आज हमें वो पार्टी अच्छी नहीं लग रही है तो इस मीन्स तो हम उसको बदल के हम दूसरा सिस्टम ले आए, रातों रात उस सिस्टम को बदल दें। तो ऐसा कभी नहीं होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन वो रातों रात बदला नहीं जाता है, उसके लिए भी कुछ रीज़न होने चाहिए अपनी। मतलब हमें, क्योंकि हमें वो पसंद नहीं पार्टी, इसलिए हम ये चाह रहे हैं कि वो बदल जाए और ये सिस्टम हट जाए और मोनार्की वाला सिस्टम आ जाए। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये भी चीज़ इंश्योर करता है कि हम अपने इमोशंस में आकर कभी कोई गलत फ़ैसला ना लें, वो हमें हमारे फ़ैसले से भी बचाता है। ठीक है, तो इसमें यही है। अब इसमें शबनम का केस हमने देखा था कि वो उसका टीवी देखना मन को, सभी को कहती कि कोई भी टीवी नहीं देखेगा तो मैं भी नहीं देखूँगी। ठीक है, वो सबकी टीवी बंद करवा देती, खुद भी नहीं देखती और उसका फ़ायदा उसको हो जाता है। ठीक है, अब है नेक्स्ट टॉपिक जो हम करने वाले स्टार्ट, वो है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हम पढ़ेंगे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है उसके की फ़ीचर्स क्या हैं।
By the beginning of the 20th century, the Indian national movement had been active in the struggle for independence from British rule for several decades. देखो उसमें क्या बताया है कि जैसे 20th सेंचुरी की शुरुआत हो गई थी, जो इंडियन नेशनल मूवमेंट थे यानी राष्ट्रीय आंदोलन था, वो क्या हो गया था, एक्टिव हो गया था। वो स्ट्रगल जो एक संघर्ष चल रहा था, ठीक है, कई सालों से, कि हमारे देश को आज़ाद करवाना है, तो वो चीज़ चल रही थी। ड्यूरिंग दिस पीरियड स्ट्रगल द नेशनलिस्ट हैड डिवोटेड अ ग्रेट डील ऑफ टाइम टू इमेजिनिंग एंड प्लानिंग व्हाट अ फ्री इंडिया वुड बी लाइक। तो जो हमारे नेशनलिस्ट लीडर थे, जैसे सुभाष चंद्र बोस हो गए, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री एंड मैनी मोर, बहुत सारे लीडर्स हैं जिनके बारे में आपने पढ़ रखा है, सुना भी है। तो वो जो लोग थे, जब ये संघर्ष कर रहे थे लड़ाई के लिए, और लड़ाई के लिए संघर्ष कर रहे थे, लड़ रहे थे कि हमें आज़ादी चाहिए, उस टाइम पे वो ज़्यादातर अपना समय बिताते थे कि अगर जब हमारा देश आज़ाद हो जाएगा, जब हमारा इंडिया आज़ाद हो जाएगा, तो वो कैसा होगा। ऐसा थोड़ी कि उनका सिर्फ यही ध्यान था कि भाई हमें अपने देश को बस आज़ाद करना, आज़ाद होते छोड़ दिया देश को, ऐसा नहीं है कि भाई हमारा देश आज़ाद हो जाएगा उसके बाद कैसा होगा। तो ये चीज़ भी वो देखते थे। अंडर द ब्रिटिश दे हैड बीन फोर्स टू ओबे रूल्स दैट दे हैड अ वेरी लिटिल रोल इन मेकिंग। जब ब्रिटिश रूल था हमारे इंडिया में, तो उन्होंने काफ़ी चीज़ों को फेस किया, तो उन्होंने देखा था, उन्होंने ये चीज़ जो है करी थी कि उन पर हमेशा रूल्स को थोपा जाता था। उनसे कभी पूछा नहीं जाता था कि आप बताओ कि ये रूल बन रहा है सही है या गलत, कभी नहीं पूछा गया उनसे। तो ये चीज़ उन्होंने जो है अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करी थी। तो वे ऐसा चाहते थे कि जब हमारा देश आज़ाद हो, तो हर नागरिक जो भी यहाँ का सिटीज़न है, उसके पास ये पावर हो कि वो अपने बातों को कह सके और अपने लीडर को खुद चुन सके। द लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ अथॉरिटेरियन रूल अंडर द कॉलोनियल स्टेट कन्विंस्ड इंडिया दैट फ्री इंडिया शुड बी अ डेमोक्रेसी इन विच एवरीवन शुड बी ट्रीटेड इक्वली एंड ही अलाउड पीपल टू पार्टिसिपेट इन गवर्नमेंट। तो जो हमारे नेशनलिस्ट लीडर्स थे, वो ऐसा देश चाहते थे कि जब हमारा देश आज़ाद हो जाएगा, तो हम हमारे देश में सभी को क्या रखेंगे, इक्वल रखेंगे, और सभी का क्या रहेगा, रोल रहेगा गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट बनाने में। वॉट remained to be done was to work out the ways in which a democratic government would be set up in India and the rules that would determine its functioning। उन्होंने सब कुछ जो है सोच रखा था कि जब देश आज़ाद हो जाएगा, तो हमें अपने देश को कैसे चलाना है, क्या क्या चीज़ें करनी है, कैसे जो है सरकार काम करेगी। दिस people who became members of the Constituent Assembly, this was done not by one person but a group of around 300 people who became the member Constituent Assembly। अब ये जो हमारा संविधान बनाया गया, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, ये सिर्फ एक किसी एक इंसान ने नहीं बनाया है। कम से कम 300 लोग जो है इसमें इकट्ठे हुए थे इसको बनाने में, और जो 300 लोगों का ग्रुप था, इसे हम कॉन्स्टिट्यूट असेंबली कहते थे, इन्हें हम कॉन्स्टिट्यूट असेंबली कहते हैं। जो कि 1946 में इनकी मीटिंग स्टार्ट हुई थी, जब ये बनाने बैठे थे, एंड हु मेट पीरियडिकली फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर्स। इन्होंने अपना टाइम टेबल बना रखा था, जैसे आपका स्कूल का टाइम टेबल होता है, ऐसे इनका टाइम टेबल होता था कि वो अपने टाइम टेबल पे आते थे। तो उनको कम से कम कानून को बनाने में लगभग 3 साल लग गए। ठीक है, तो आपका आज एक तो होमवर्क आप ये करोगे कि आप एग्ज़ैक्ट निकालोगे कि कितने दिन जो है कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में लगे थे, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन किसी भी कॉम्पिटिटिव लेवल का जो एग्ज़ाम होता है उसमें पूछा जाता है। एंड फॉर योर नॉलेज, ये बहुत ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि हमारा संविधान कितने दिनों में बना था। ठीक है, तो इसमें एग्जैक्ट डेट नहीं दे रखी, इसमें सिर्फ आपको राउंड फिगर दिया हुआ है कि 3 साल लग गए थे। जैसे कि आपको पता है कि 1949 में बनकर तैयार हो गया था पूरा संविधान, और 1950 से इसको स्टार्ट कर दिया था। इसीलिए हम क्या मनाते हैं, अपनी 26 जनवरी मनाते हैं। ठीक है, आप जब भी 26 जनवरी आता है अपने स्कूल में, आपको हर साल ये चीज़ बताई जाती है। इसीलिए बताई जाती है ताकि आपको ये चीज़ हमेशा याद रहे, आप भूलो नहीं कि 26 जनवरी हम क्यों मनाते हैं। ठीक है, अब है दीज मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हैड ए ह्यूज टास्क है। अब ये जो संविधान बनाने के लिए जो 300 लोग इकट्ठा हुए थे, इनके पास इनके सामने बहुत बड़ी चुनौती थी। द कंट्री वॉज मेकअप सेवरल डिफरेंट कम्युनिटीज हु स्पोक डिफरेंट लैंग्वेज। उसका कारण क्या था, क्योंकि अपने हर थोड़े से 100-200-250 मीटर के बाद ही जो है भाषा बदल जाती है। तो इंडिया में इतनी डाइवर्सिटी थी, इतनी भाषा बोलने वाले लोग थे, उन सबको एक साथ रखना, उनके बारे में सोचकर कानून बनाना इज़ नॉट अ ईजी थिंग। ये कोई आसान काम नहीं था, इसीलिए तो इतने दिन लगे बनाने में, क्योंकि हमें ऐसा संविधान बनाना था जो सबके लिए हो, जिसे सब लोग एक्सेप्ट करें। ऐसा ना कि एक कम्युनिटी ऐसा बोले कि भाई जो आपने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है ये सही नहीं है, इसमें हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, ऐसा ना सोचे कभी। ठीक है,
ऑल्सो व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज बीइंग रिटन वॉज गोइंग थ्रू अ कंसिडरेबल टर्मोइल। जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था तब हमारे देश में बहुत सी उथल पुथल होने लग रही थी। क्या हो रहा था? द पार्टीशन ऑफ द कंट्री इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान, क्योंकि हमारे इंडिया का जो है बंटवारा हो रहा था, पाकिस्तान बनने जा रहा था एक नया देश। एंड वॉज इमिनेंट। सम ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स रिमेन अनडिसाइडेड अबाउट देयर फ्यूचर। अब देखो, एक तो हमारे इंडिया का पार्टीशन हो गया, पाकिस्तानी का अलग देश बन गया था। दूसरा, कुछ हमारी प्रिंसली स्टेट थी। आपको पता होगा, जब भी सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात होती है तो आपको बताया जाता है कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उस टाइम पे बहुत सारे राजा रजवाड़े ऐसे थे जो कि इंडिया का पार्ट नहीं था। वो अपने यहाँ पर अपनी स्टेट पे खुद रूल कर रहे थे। तो उनके सामने एक ऑप्शन रखा गया था, या तो पाकिस्तान को अडॉप्ट कर ले या फिर वो इंडिया को। तो इसीलिए तो लगभग शायद आप बताते, शायद 1500 से पता नहीं कितनी जो है थी, इतनी स्टेट्स थी जो कि जहाँ पर कैंसर सिस्टम था, ये राजा महाराजाओं वाला सिस्टम था। तो प्रिंसली स्टेट थी जहाँ पे उनको मनाना बहुत वो डिफ़िकल्ट टास्क था। और ये काम किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। और जैसे कि आपको पता है कि जब हमारा देश जब आज़ाद हुआ था तो हमारे देश के पास इतने पैसे नहीं था, हमारा देश गरीब ही था। ठीक है, तो उसको चलाना तो बहुत बड़ी क्या था, एक चुनौती थी उन लोगों के सामने जो ये संविधान बना रहे थे। उन्होंने वो ऐसा चाहते थे कि हमारा देश जो है ऐसा बने, उस संविधान को इस तरीके से बनाया गया ताकि हमारा देश जो है आगे आने वाले टाइम पे क्या करे, डेवलप्ड करे, ना कि वो अंडर डेवलप हो। जो है उसकी आज कंडीशन, उससे वो आगे बढ़ता जाए। इन सब चीज़ों को देखकर ही बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूशन। और जब से कॉन्स्टिट्यूशन बना और आज तक उसी कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करा जा रहा है हमारे देश में। जो रूल्स उसमें लिख देंगे वो सभी को फॉलो करने पड़ते हैं। अब हम बात करेंगे की फ़ीचर की कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का की फ़ीचर क्या है। तो सबसे पहले जो फ़ीचर है वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो क्या है? फेडरलिज्म। अब फेडरलिज्म का मतलब होता है संघवाद। तो मैं आपको समझा देती, फेडरलिज्म होता क्या है। फेडरलिज्म मीन्स जहाँ पर एक से ज़्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट हो। जैसे कि हमारा देश है, हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है और लोकल गवर्नमेंट है। हमारी गवर्नमेंट को हमने 3 लेवल में डिवाइड किया हुआ है। तो जब हम अपनी गवर्नमेंट को एक से ज़्यादा लेवल में डिवाइड करते हैं तो उसे हम फेडरलिज्म कहते हैं। देखो ये बेटा, ये वर्ड बार बार आता है फेडरलिज्म, तो आपको ये अच्छे से क्लियर होना चाहिए। कुछ बच्चों को पता ही नहीं होता कि फेडरलिज्म होता क्या है। तो आपको पता होना चाहिए फेडरलिज्म जहाँ पे एक से ज़्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट हो। तो आपको जैसे मैंने अपने इंडिया का बता दिया, अपने इंडिया में 3 लेवल है। तो सबसे बॉटम में है उसे हम लोकल गवर्नमेंट कहते हैं, उससे ऊपर है स्टेट और सबसे ऊपर है सेंट्रल। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसका काम क्या होता है? देश के लिए कानून बनाने का काम होता है। स्टेट लेवल जो होती है वो अपने स्टेट के लिए कानून बनाती है। और फिर थर्ड जो है वो क्या है? लोकल गवर्नमेंट, जिसे हम पंचायती राज भी कहते हैं, जो कि गाँव में होता है। तो उसमें जो होते हैं, जो फैसले हैं वो कौन लेते हैं? पंच या सरपंच लेते हैं। आपने पढ़ा है 6th क्लास में। और ये जो लेवल ऑफ गवर्नमेंट है आपने 7th क्लास में पढ़ा था कि कैसे हमारी गवर्नमेंट को हमने डिवाइड किया हुआ है। अब बात आती है कि जब हमने इस गवर्नमेंट को 3 लेवल में डिवाइड किया है तो तीनों की पावर भी क्या हो गई है? अलग अलग हो गई है। हमने पावर को भी क्या कर दिया? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। पर हमने ऐसा क्यों किया? हमने एक से ज़्यादा लेवल गवर्नमेंट के क्यों बनाए और पावर को भी क्यों डिवाइड किया? देखो, अब इसको चीज़ को समझाने के लिए मैं आपको बताती हूँ। जैसे आप अपना स्कूल देखो, आपका जो स्कूल है, क्या प्रिंसिपल जो सर होते हैं क्या वो इसी स्कूल को सिर्फ क्या वही चलाते हैं? उसमें क्या किसी और का रोल नहीं होता है? आपने अपने स्कूल में देखा होगा कि जो पावर है प्रिंसिपल की उसको डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी क्लासेस के तीनों के क्या बना दिए जाते हैं? हेड बना दिए जाते हैं। जैसे कि अपने स्कूल में भी है, प्राइमरी के अलग है, ठीक है, और सेकेंडरी के हेड अलग है, हाई सेकेंडरी के अलग है, पीजीटी हो गए, टीजीटी हो गए, पीआरटी हो गए। इस तरीके से वो क्या कर देते हैं, इसलिए करते हैं ऐसा डिवाइड, ताकि जो हमारे स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन है, उसको अच्छे से चलाया जा सके। क्योंकि एक अकेला आदमी अगर पूरे चीज़ को संभालने लग जाएगा तो उसके लिए पॉसिबल नहीं है, वो इस चीज़ को ढंग से नहीं चला पाएगा। इसलिए वो अपनी पावर को क्या कर देता है? डिवाइड कर देता है।
तो ऐसे हमारी गवर्नमेंट में भी लेवल बनाए गए हैं, क्योंकि अगर एक ही गवर्नमेंट होगी तो पूरे देश को उसको संभालने का काम दे दिया तो वो इतने अच्छे से नहीं कर पाएगी। इसलिए लेवल जो है 3 लेवल बनाए गए हैं हमारे देश में। ठीक है, इसमें आपका यही दिया हुआ है। और इसमें देख लेते क्या है। It was important to have another level of government in the state so that decisions could be made for all particular area. While each state in India enjoy autonomy in exercising power on certain issues, subjects or national concerns require that all of these states follow the लॉज ऑफ द गवर्नमेंट। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि जो तीनों लेवल गवर्नमेंट है, तीनों की अलग अलग पावर है। अब क्या होता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी रूल्स होते हैं वो किसको फॉलो करने पड़ेंगे, स्टेट गवर्नमेंट को। स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ बनाया तो वो जो है लोकल गवर्नमेंट को फॉलो करने पड़ेंगे। पर इसका ये कतई मतलब नहीं होता कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन हो गई है, मतलब वो उसके ऊपर डिपेंड है। कुछ ऑटोनॉमी, कुछ आज़ादी उन्हें भी मिली है उन चीज़ों की। अब आपको पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का काम होता है जो हमारे इनको इनकी कुछ काम जो वर्क है वो भी डिवाइड किया कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या काम करेगी, स्टेट गवर्नमेंट किन चीज़ों को देखेगी और लोकल गवर्नमेंट क्या देखेगी। वो इसीलिए की गई ताकि तीनों को कभी ऐसा ना लगे कि हम तो किसी के नीचे दब के काम कर रहे हैं, हमारी खुद की तो कोई पावर है नहीं। पर ऐसा नहीं होता, तीनों को अपनी अपनी पावर मिली है। बस ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो सबसे बड़ी होती है, तो इसलिए उसे स्टेट को उसकी बात माननी पड़ेगी क्योंकि वो उसके ऊपर है। ठीक है, तो ये चीज़ लिखी गई है। इफ़ द In addition, the constitution also specify where each tier of government can get the money from the work that it does. अभी तीनों के पास जो पैसा आता है वो कहाँ कहाँ से आता है, वो चीज़ भी जो है कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है। जैसे मैंने बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो अपना काम कैसे चलाएगी, कहाँ से पैसा इकट्ठा करेगी, स्टेट गवर्नमेंट कहाँ से अपना पैसा लेगी, टैक्स लेगी, और लोकल गवर्नमेंट को कौन सा टैक्स लेना है, ताकि तीनों के पास अपनी अपनी एक अथॉरिटी है, तीनों जो है टैक्स कलेक्ट करेंगी और अपना काम करेंगी। ऑल पर्सनस इन इंडिया आर गवर्न बाई लॉज एंड पॉलिसीज मेड बाई ईच ऑफ दिस। और जो भी हमारी सरकार जो भी कानून बनाती है तो हमारे इंडिया के जो भी लोग हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा, चाहे वो कोई कानून बना रही है या कोई पॉलिसी उन्होंने बनाई है तो उसको हमें फॉलो करना पड़ेगा। हमें अपने कानून की क्या करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अब जैसे आपको बोला जाता है कि कोरोना वायरस चल रहा है, आपको बोला जाता है मास्क लगाएं मास्क लगाएं, तो ये आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि अगर आपकी सरकार आपसे बार बार गुहार लगा रही है, आपसे बार बार वो रिक्वेस्ट कर रही है कि आप बाहर जाओ तो ऐसे डिस्टेंस रखो, मास्क लगाओ, तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम इस चीज़ को माने, क्योंकि उनका कोई बेनिफिट नहीं है उसमें, वो हमारे हित के लिए सोच रही है, वो हमारे लिए ही वहाँ पर बैठी है। ठीक है, क्योंकि हमने उनको चूज़ किया अपने लिए, तो इस चीज़ को आपको समझना चाहिए। तो जो बाकी नेक्स्ट टॉपिक बच गए हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट